एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाइक्वेस्ट एकेडमी। वाइक्वेस्ट एकेडमी में हम पढ़ रहे हैं आज पॉलिटिक्स इन इंडिया इंडिपेंडेंस का चैप्टर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले सबसे पहले एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। Many thought that the second plan lacked an agrarian strategy for development and emphasis on industries that caused agriculture and rural India to suffer. अब बहुत लोगों का ये भी मानना था कि सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद जो है एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी में कमी आनी शुरू हो गई। जो रूरल एरिया का और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो रुक गया और इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया गया, जिससे जो एग्रीकल्चर एरिया और रूरल इंडिया जिसको काफी सफर करना पड़ा। गांधीयन इकोनॉमिक्स लाइक J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprints that put greater emphasis on rural industrializations. जो जीसी कुमारप्पा थे उन्होंने एक प्रपोज भी किया था, एक आइडिया भी प्रपोज किया था, एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दिया था जिसमें उन्होंने बात की थी कि हमें रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा एफर्ट्स डालने की, ज्यादा ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चौधरी चरण सिंह, a Congress leader who later broke from the party to form भारतीय लोक दल। चरण सिंह जो पहले कांग्रेस लीडर थे और बाद में उन्होंने भारतीय लोक दल को फाउंड किया था, फोर्सफुली आर्टिकुलेटेड द केस फॉर कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया। इन्होंने फोर्स किया था अपने केस के अंदर, इस बात पे ज्यादा जोर दिया था कि एग्रीकल्चर को हमें हमारी प्लानिंग सेंटर रखना है। प्लानिंग फॉर इंडियन डेवलपमेंट के लिए हमने जो हमारा सेंटर लेके चलना है वो एग्रीकल्चर लेके चलना है। ही सेड दैट प्लानिंग वाज लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरिटी इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन। इनका ये मानना था, चौधरी चरण सिंह जी का ये मानना था कि जो ये प्लानिंग आ रही है, सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान जो आए थे, इसमें जो है प्रोस्पेरिटी जो है वो अर्बन एरियाज में और इंडस्ट्रियल सेक्शन में हो रही है, फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन के एक्सपेंसेस पर। उन्हें दांव पे लगाकर अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्शन पर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन को दबाकर। Other thoughts that without a drastic increase in industrial productions, there could be no escape for the cycle of poverty. कुछ का मानना ये भी था, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ड्रास्टिक इंक्रीज ही नहीं किया गया, तो हम लोग पॉवर्टी के साइकिल से, गरीबी के साइकिल से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। दे आर्ग्यूड दैट इंडियन प्लानिंग डिड हैव एन एग्रेरियन स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। और इस पे इन्होंने आर्ग्यू भी किया था कि हमारी एग्रेरियन स्ट्रेटजी है, एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी है, उसके अंदर प्रोडक्शन को बूस्ट करने की प्लानिंग हो रही है। द स्टेट मेड लॉ फॉर लैंड रिफॉर्म, जैसे कि स्टेट ने जो है लैंड रिफॉर्म्स पर लॉ बनाए। डिस्ट्रीब्यूट किया रिसोर्सेज को पुअर्स में, गरीब विलेजेस के अंदर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और एक प्रपोजल भी आया एक कम्युनिटी बनाने के लिए, डेवलपमेंट कम्युनिटी बनाने के लिए, जिसके अंदर लार्ज सम स्पेंड होते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। द फेलियर वाज नॉट द दैट नॉट अ पॉलिसी बट इट्स ए नॉन इम्प्लीमेंटेशन। और जो फेलियर था ना वो पॉलिसी से नहीं हुआ था, फेलियर हुआ था कि उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं गया। बिकॉज दैट लैंड ओनिंग क्लासेस हैव लॉट्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। और इसी वजह से जो जमींदार लोग थे जिनके पास ज्यादा मात्रा में बड़ी कैपेसिटी में लैंड्स थी, उनकी जो है सोशल और पॉलिटिकल पावर बढ़ी। एंड बिसाइड they also argued that even the government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problems of रूरल पॉवर्टी। और उनका ये भी मानना था, उन्होंने इस बात पे भी आर्ग्यू किया था कि अगर गवर्नमेंट पैसा भी लगाती है एग्रीकल्चर के ऊपर तो इसमें जो है रूरल पॉवर्टी इससे खत्म नहीं होने वाली है। अब हम पढ़ने वाले पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में जो कंपटीशन था, कंपैरिजन हुआ था। India did not accept the capitalist model of development in which development was left entirely to the private sector, nor did it follow the socialist model in which private property was abolished and all the production was controlled by the state. अब देखो, इंडिया ने ना तो कैपिटलिस्ट मॉडल को एक्सेप्ट किया था, ना ही सोशलिस्ट मॉडल को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ना तो इंडिया जो है उसने सब कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर छोड़ दिया, ना ही इंडिया ने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अब्रोलिश करके जो है सारा प्रोडक्शन जो है स्टेट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसा इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं था। एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दिस मॉडल वर टेकन। इंडिया ने क्या करा कि इन दोनों मॉडल से, कैपिटलिस्ट मॉडल से और सोशल मॉडल से जो है इनके दोनों के एलिमेंट उठा लिए और उनको मिक्स कर दिया। इस वजह से जो है इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी दिया गया, क्योंकि मच ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन प्राइवेट सेक्टर। जो एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडस्ट्री जैसी थी चीजें थी वो प्राइवेट सेक्टर्स के प्राइवेट हैंड्स में छोड़ दी गई। जो कंट्रोल्ड की था हैवी इंडस्ट्रीज का, उनको स्टेट ने अपने पास रखा, उनको गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेगुलेटेड ट्रेड और
कुछ क्रूशियल इंटरवेंशन जो एग्रीकल्चर के होने चाहिए वो है स्टेट ने अपने अंडर रखी। Mixed model was it was open to criticism for both the left and right. Mixed model काफी open model था, इसको criticism के लिए भी स्पेस था। यहाँ पर लेफ्ट और राइट इस दोनों जने जो है इसका क्रिटिसिज्म कर सकते थे। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द प्लानर रिफ्यूज टू प्रोवाइड द प्राइवेट सेक्टर इनफ स्पेस टू स्टिमुलस टू ग्रो। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि जो प्लानर्स थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इतना स्पेस दिया ही नहीं कि वो अच्छे से बढ़ सके। ठीक है। The enlarged public sectors produce powerful vested interests that created enough hurdle for the private capital। और जो पब्लिक सेक्टर जो था ना वो इतना बड़ा था, इतना पावरफुल था कि उसने जो है प्राइवेट कैपिटल के ऊपर भी इतनी हर्डल दी, इतनी रुकावटें आई है उसकी वजह से प्राइवेट कैपिटल्स के अंदर प्रॉब्लम्स हुई है। जैसे कि लाइसेंस सिस्टम जब आया और परमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट जब आए तो गवर्नमेंट सेक्टर्स ने जो है प्राइवेट सेक्टर्स को काफी परेशान भी किया। Moreover, the state policy to restrict imports of goods that could be produced in domestic market with little or no competition left private sector no incentive to improve their products and make them cheaper। अब जब गवर्नमेंट ने जो है ना इम्पोर्ट्स गुड पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, टैरिफ लगाने शुरू हुए हमारी डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाने से, तो इसका असर ये हुआ कि जो हमारी मार्केट है उसके अंदर कंपटीशन ना बहुत कम हो गया या कंपटीशन बचा ही नहीं था, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर ने भी कोई कुछ खास नहीं किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसको चीप बनाने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए। The state controlled more things than were necessary and led this inefficiency and corruption। और स्टेट ने भी बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल किया, जो जिनकी जरूरत नहीं थी उन चीजों को भी स्टेट ने कंट्रोल किया, जिससे जो है करप्शन और इनसफिशिएंसी जैसी प्रॉब्लम्स हुई। Then there were critics who thought that the state did not enough। कुछ critics ऐसे भी थे जिनको मानना ये था कि स्टेट ने इतना भी कुछ नहीं किया। They pointed out that the state did not spend any significant amount for public education और health care। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट ने, स्टेट ने जो है पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी ज्यादा खर्चा नहीं किया, जहाँ की उन्हें वहाँ करना चाहिए था, पर उन्होंने इस सेक्टर को इग्नोर किया। The state intervened only in those areas where the private sector was not prepared to grow। स्टेट ने सिर्फ उस एरिया में काम किया जहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकता था, वहां जाने के लिए प्रिपेयर नहीं था। एंड दस द स्टेट हेल्प द प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट। और इसी से स्टेट ने जो है प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट बनाने में हेल्प करी। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पुअर द स्टेट इंटरवेंशन एंड अप क्रिएटिंग अ न्यू मिडिल क्लास दैट एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ हाई सैलरीज विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। और जो ये स्टेट ने पुअर को हेल्प करने की वजह, जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को हेल्प किया, इससे जो है ना एक नई क्लास बनी, मिडिल क्लास। हम जैसे हम लोगों की जो क्लास है वो बनी, जिनको जो है प्रिविलेज तो मिला हाई सैलरीज का, पर उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं मिल पाई। एंड प्रॉवर्टी जो है इससे खत्म तो बिल्कुल भी नहीं। इवन जो पुअर, जो गरीब गरीब लोग था उसका प्रोपोर्शन जरूर कम हो गया, उनका प्रोपोर्शन जरूर कम हो गया, पर उनके नंबर जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। अब इसके मेजर आउटकम्स क्या हुए, ये जो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान लेके आया उसके जो है मेजर आउटकम्स क्या निकले। लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। देखो लैंड रिफॉर्म जो गवर्नमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर लेके आई थी वो बहुत सारे पार्ट में हमारी कंट्री के उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो थी उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल पावर जो थी वो जमींदारों के हाथ में रह गई, और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको इसका फायदा उठाया और वो जो है बढ़ते चले गए, मतलब उनको थ्राइव हुआ, उनको प्रॉफिट ज्यादा हुआ। पॉवर्टी जो है बिल्कुल भी कम नहीं, पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच, पॉवर्टी भी ज्यादा कम नहीं हो पाई। Early initiative for planned development were at best realizing the goal of economic development। पहली जो अर्ली इनिशिएटिव थे, स्टार्टिंग के जो दिन थे प्लान डेवलपमेंट के, वो काफी अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे गोल्स पता थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, हमें कंट्री का ध्यान रखना था, हमें हमारे अपने सभी सिटीजन्स का वेलबींग देख के चलना था। ठीक है, पर जो इनेबिलिटी थी हमारी सिग्निफिकेंट स्टेप लेने की, जो हमारी कमी थी कि हमने जो है सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं ले पाए हम उस डायरेक्शन में, जहां पर जो फर्स्ट स्टेज के अंदर ये जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन के रह गया। The inability to take significant step in this direction in this very first stage was to become a political problem। जो हमारी कमी थी अच्छे से स्टेप ना करने की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डायरेक्शन में, तो जिससे ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन के रह गया। एंड जिससे इसको फायदा हुआ, जिन लोगों को फायदा हुआ इस अनइक्वल डेवलपमेंट से, वो जो है पॉलिटिकल पावरफुल बनते चले गए, और जो है इससे एंड मेड इट इवन मोर डिफिकल्ट टू मूव इन डिजायर डायरेक्शन। और इससे जो क्या हुआ, जो हमने
हमने जो देख सोचा था कि हम इस डायरेक्शन में हमारे डेवलपमेंट को लेकर बढ़ेंगे, उस डायरेक्शन में जाना जो है हमारे लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट होता चला गया, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो थी वो लोग पॉलिटिकल पावर थी वो अलग गलत लोगों के हाथ में जा रही थी। फाउंडेशंस क्या हुई? An assessment of the outcome of this early phase of land development must begin by acknowledging the fact that it is that in this period the foundation of Indian future economic growth were laid. अब देखो, चाहे आउटकम्स कुछ भी आए हो, पर जो अर्ली फेज थे हमारे प्लान डेवलपमेंट है, उससे ये बात तो साफ थी कि हमने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की जो फाउंडेशन है वो रख दी गई है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की फाउंडेशन है वो रख दी गई है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी थी। Some of the largest development projects in India history were undertaken during this period. कुछ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे हमारी हिस्ट्री के, हमारे इंडियन हिस्ट्री के, वो इन्हीं 5 ईयर प्लान्स के दौरान किए गए, जैसे कि मेगा डैम्स प्रोजेक्ट्स थे, भारका नंगल डैम हो गया, हीराकुड फॉर इरिगेशन और पावर जनरेशन हो गया। ऐसे-ऐसे बड़े जो डेवलपमेंट थे वो इसी पीरियड के टाइम पे हुए, और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव हुआ। Of late, some of these mega projects have come in a lot for criticism. वो अलग बात है कि इन मेगा प्रोजेक्ट को बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिले हुए हैं, इनके साथ काफी लोगों ने इनका बहुत ज्यादा क्रिटिक्स किया है, बट इसका अगर तुम दूसरी तरफ देखो ना, अगर बाद की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है प्राइवेट सेक्टर्स को मिलाकर, अगर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाते, ये बड़ी बड़ी फाउंडेशंस नहीं होती, तो वो कभी हो ही नहीं पाते, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कभी इतना भी नहीं हो पाता। अब लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ था, अब ये देखते हैं। इन द एग्रेरियन सेक्टर दिस पीरियड विटनेस अ सीरियस अटेम्प्ट एट अ लैंड रिफॉर्म। एग्रेरियन सेक्टर फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमने देखा था कि लैंड रिफॉर्म की बात हुई थी, तो यहाँ पर एक बड़ा सीरियस अटेम्प्ट हुआ था लैंड रिफॉर्म करने का। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट सक्सेसफुल ऑफ दीज वाज द अबॉलिशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी, और इसमें सबसे जरूरी और सक्सेसफुल पार्ट ये था कि हमने जो है जो कॉलोनियल सिस्टम, अंग्रेजों का टाइम में जो जमींदारी सिस्टम था ना, उसको अबॉलिश किया, उसको खत्म किया। The Bold Act not only raised the land from the cultures of class that had a little interest in agriculture, इस एक्ट से हमने ना तो हमने सिर्फ जमीन उन हाथों से नहीं छुटाई है जिनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि जो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी लैंडलॉर्ड्स की जो कैपेसिटी थी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने की, हमने वो भी कम करी। An attempt to consolidation of land bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could become valuable for agriculture, और छोटी छोटी लैंड्स को साथ में लाकर हमने एक बड़े फार्म साइज में बदले, जिससे जो है हमें काफी सक्सेसफुल रेट्स मिले। अदर टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिमोव्स, मतलब इससे जो है एग्रीकल्चर बढ़ा कि हमने छोटी छोटी लैंड्स को मिला के एक बड़ा लैंड बनाया है, उसको हमारी इससे प्रोडक्शन बढ़ी थोड़ी सी, बट ये ज्यादा सक्सेसफुल था दूसरे दो रिफॉर्म से। Though the law were made to put the upper limit or ceiling to how much agricultural land must person could own, people the excess land managed to evade the law. पर ये हमने एक लॉ बनाया था कि अपर लिमिट और सीलिंग लगाई कि एक आदमी कितनी लैंड को ओन कर सकता है, पर जो बड़े लोग थे जिनके पास ज्यादा लैंड थी, उन लोग वो लोग जो है ना इस लॉ से भाग बच गए, कैसे ना कैसे करके वो लोग जो है इस लॉ से बच गए। Similarly, the teenagers who worked on someone else's lands were given greater legal security against evictions. जो पुअर टेनेंट्स होते थे, गरीब किसान होते जो दूसरों की जमीन पे काम करते थे, उनको जो है लीगल सिक्योरिटी मिली, बट उसका प्रोविजन हो नहीं पाया, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कोई कर नहीं पाया, तो यहाँ पर भी इनका जो है एक्सप्लॉइटेशन हुआ और उसको कोई रोक नहीं पाया। It was not easy to turn these well-being policies on agriculture into genuine and effective nation, और ये easy भी नहीं था कि जितने भी ये well-meaning policies हमने अपने agriculture के बारे में बनाई है वो genuine और effective action जो है उनका अच्छे से आ पाए, क्योंकि this could only happen in the if the rural area landless poor were mobilized, और ये जब ही हो पाता अगर जितना भी रूरल एरिया के जो लैंडलेस पुअर है उनको मोबिलाइज किया जा सकता, उनको यूज किया जा सकता था अच्छे से। बट द लैंड ओनर वो, क्योंकि उस टाइम के जो लैंड ओवर ओनर थे वो काफी पावरफुल थे, ठीक है, और उनके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता था। देयरफॉर मैनी प्रपोजल फॉर लैंड रिफॉर्म्स वर आइदर टू नॉट टू बी ट्रांसलेटेड इन लॉ, इसी वजह से जितने भी प्रपोजल आए लैंड रिफॉर्म के लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, या तो वो कभी लॉ बन ही नहीं पाया, अगर वो लॉ बने तो उसी पेपर पर ही बनकर रह गए, उनको कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। This show that the economic policy is part of the actual politics situation in the society. इस वजह से इससे हमें ये पता चलता है जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी है ना वो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस है, हमारी सोसाइटी की पॉलिटिकल सिचुएशन एक्चुअली में। इट आल्सो शो दैट इन स्पाइट्स ऑफ गुड विशेस ऑफ सम टॉप लीडर्स, इससे ये भी पता चलता है जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे उनकी वो लोग कितना ही अच्छा सोच ले हमारे देश के बारे में या हम लोगों के बारे में, पर जो सोशल ग्रुप डोमिनेट कर रहा है ना हमारी कंट्री को या हमारे एरिया को, वो हमारी पॉलिसी मेकिंग को इफेक्ट करेगा,
वो हमारी पॉलिसी मेकिंग को और इम्प्लीमेंटेशन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि उनके पास लोगों के पास पावर है और वो अपनी पावर यूज करके उस पावर को जो है अपने फेवर में यूज करेंगे, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे और इसमें लीडर बेचारा कुछ नहीं कर पाता। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है? In the face of prevailing food crisis, the country was clearly vulnerable to external pressure and dependent on food aid mainly from the States. अब देखो स्टार्टिंग के दिन में जब सेकंड ईयर ऑफ आया तो हमारे पास जो है फूड की शॉर्टेज होने लग गई थी। तो हम लोग काफी वनरेबल थे और एक्सटर्नल प्रेशर था, तो हम फूड एड के लिए खाने के लिए जो है औरों पे डिपेंड थे उस टाइम पे। तो स्पेशली हम लोग यूएस पे डिपेंड थे और यूएस क्या कर रहा था, वो हमें पुश कर रहा था कि हम अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंजेस करें। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है अब गवर्नमेंट अडॉप्ट अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू एंश्योर फूड सफिशिएंसी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो है ना एक नई स्ट्रेटजी अपनाई, जिससे जो है ना एग्रीकल्चर के अंदर हमारी फूड सफिशिएंसी, हमारे जो है फूड की जो शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी। फूड सफिशिएंसी के लिए गवर्नमेंट ने न्यू स्ट्रेटजी लेके आया, वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, instead of earlier policy of giving more support to the areas and farmer that were lagging behind, अब इस पॉलिसी में क्या था कि हम इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने उन एरिया को सपोर्ट नहीं किया जो पीछे थे या बैकवर्ड थे, उन एरिया को या उन फार्मर को सपोर्ट नहीं किया जो गरीब थे या बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते, बल्कि इसमें ये डिसाइड किया गया कि इट वाज डिसाइडेड टू पुट मोर रिसोर्सेज इनटू दोज एरिया व्हिच वर ऑलरेडी हैड इरिगेशंस एंड दोज फार्मर हु आर ऑलरेडी वेल फॉर। इसमें ये डिसाइड किया कि अब जो है ना उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जिनके पास ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, डेवलप्ड रिसोर्सेज है, अच्छा इरिगेशन सिस्टम है और जो फार्मर है वो अमीर है, उनको सपोर्ट किया जाएगा, ना कि जो गरीब है और बैकवर्ड एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ने अपना अग्रीमेंट रखा था, गवर्नमेंट ने अपना पक्ष दिया था कि जो एरिया ऑलरेडी, जिन लोगों के पास ऑलरेडी कैपेसिटी है, द हु ऑलरेडी हैड द कैपेसिटी कुड हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन रैपिडली इन द शॉर्ट रन। उनका मानना ये था जिनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है वो जो है ना हमारी प्रोडक्शन को जल्दी बढ़ाएंगे शॉर्ट रन टाइम में, मतलब कम टाइम में हमारी प्रोडक्शन जल्दी बढ़ जाएगी उन लोगों की वजह से। और इससे जो है गवर्नमेंट ने क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो हाई एलिड वैरायटी सीड्स थी, फर्टिलाइजर थे, पेस्टिसाइड थे, वो बहुत महंगे थे और उन्हें जो है अमीर फार्मर, रिच फार्मर्स ही अफोर्ड कर सकते, तो इस वजह से जो है उनको ज्यादा फेवर किया गया। गवर्नमेंट ने उनको हाई एल वैरायटी सीड्स दी, फर्टिलाइजर दिए, पेस्टिसाइड दिए, बेटर इरिगेशन, हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिला उन सब लोगों को। गवर्नमेंट ऑल्सो गिव अ गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर एट अ गिवन प्राइस। उन्होंने गारंटी करी कि तुम लोग उगाओ, तुम लोग अपनी फसल उगाओ और हम लोग उसे गिवन प्राइस पे खरीदेंगे। और इसकी जो ये जो सब चीज था ना, जो इसकी बिगनिंग थी, उसको ही बोला गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। सॉरी। The rich peasant and the large landlords were the major beneficiary of this process। और जितने बड़े जो रिच पीजेंट थे, बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े किसान थे, उन लोगों को इस प्रोसेस से काफी बेनिफिट्स हुआ। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ तो ही खासकर वीट प्रोडक्शन के अंदर, बट ये जो ग्रोथ हुई थी ना वो बस कुछ क्लासेस और रीजन के अंदर ही हुई थी। ये एक क्लासेस और रीजन में ही रहकर रह गई थी, मतलब पूरे देश में ये ग्रोथ नहीं फैल सकी, ये कुछ क्लासेस और रीजन तक ही रहकर फैल चुकी थी, क्योंकि जो रीजन थे वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और जो ये वो एरिया थे जहाँ पर एग्रीकल्चर काफी प्रोस्पेरस हुआ, जहाँ पर एग्रीकल्चर काफी अच्छे से फैला और उसकी काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई, और जो बाकी अदर इंडिया था, अदर एरिया था, वो बैकवर्ड ही रहा। द ग्रीन रेवोल्यूशन के दो इफेक्ट थे। पहला was that in many parts the stark context between the poor peasantry and the landlord produced the condition favorable for left-wing organization to organize poor peasants। अब पहला पहला इफेक्ट तो ये था, जो गरीब किसान और लैंडलॉर्ड्स के बीच में जो फेवरेबल कंडीशंस थी, उससे जो है लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ और उन्होंने जो है पुअर पीजेंट, जो गरीब किसान थे ना, उन लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, उन लोगों की मदद लेनी शुरू करी। Secondly, the Green Revolution also resulted in the rise of what called the middle class peasant section। इस सेकंड से दूसरा क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, जो मिडिल क्लास पीजेंट थे, मिडिल पीजेंट थे, उनको भी राइज हुआ, उनका भी फायदा होना शुरू करा। दीज वर फार्मर्स विद मीडियम साइज होल्डिंग। ये जो मीडियम पीजेंट थे, इनकी जो जमीन थी ना, वो ना तो बड़ी थी ना छोटी थी, वो मीडियम साइज की थी। हु बेनिफिट फ्रॉम द चेंजेस एंड सून emerged as political influences in many parts of the country। इससे क्या हुआ, उन्हें इतना फायदा हुआ कि वो भी धीरे धीरे जाके सब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हो गए बहुत सारे पार्ट्स में। जितना अब यहाँ पर जो है, जितना जिसको जहाँ फायदा हो रहा है, चाहे वो जैसे इंडस्ट्री में फायदा हो रहा है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, जिसको एग्रीकल्चर में फायदा रहा है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता जा रहा है। यहाँ सब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं।
अब कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं हम इस चैप्टर में कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के बाद जो है क्या-क्या डेवलपमेंट है देखो। जो ये डेवलपमेंट की स्टोरी थी इसको जो है सबसे बड़ा टर्न आता है 1960 में जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है और कांग्रेस को काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। इंदिरा गांधी जो एक पॉपुलर लीडर बन के सामने आती है एंड शी डिसाइडेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ स्टेट इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द इकोनॉमी और इसने इन्होंने डिसाइड किया अब कि वो अपना रोल निभाएगी स्टेट इन कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल और उसको बढ़ाने का जो रोल है वो इंदिरा गांधी निभाएगी। फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1967 हमने देखा कि काफी सारी न्यू रिस्ट्रिक्शन आई प्राइवेट इंडस्ट्री में। अब 1967 से जो है प्राइवेट जो सेक्टर था प्राइवेट इंडस्ट्री थी उस पर काफी रिस्ट्रिक्शन जो है इंदिरा गांधी ने इम्पोज की। 14 बैंक्स का जो नेशनलाइज किया गया गवर्नमेंट ने काफी प्रो पुअर प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। These changes were accompanied by an ideology till towards a socialist policy। और जितने भी चेंजेस हुए ना ये एक आइडियोलॉजी के थ्रू है जो जो है ना वो सोशलिस्ट पॉलिसीज के थ्रू है। दिस एम्फासिस जनरेटेड हीटेड जिससे जो है काफी सारी हीटेड डिबेट्स हुई है हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज और एक्सपर्ट्स के बीच के अंदर। However, the consensus of state-led economic development did not last forever। पर जो ये हमारा शौक था पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। प्लानिंग तो कंटिन्यू रही पर एक टाइम तक वह साइलेंस हो गई और वो रिड्यूस होना शुरू हो गई क्योंकि 1950 से लेकर 1980 के बीच में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इतनी स्लो थी कि वो हर साल 3 to 3.5% ही बढ़ रही थी। मतलब इतना धीरे जो है हम लोग ग्रो कर रहे थे। कंडीशन हो सकता है हमारी कितनी खराब हो सकती है उस वक्त की। In view of the prevailing inefficiency and corruption in some public sector enterprises and not to positive role of the bureaucracy in economic development। अब ये जो insufficiency थी corruption था जो public sector के अंदर था और जो bureaucracy का जो काफी positive role नहीं था economic development के अंदर public opinion जो था country का वो अब अपना फेथ खो चुका था। जो पब्लिक ने जो है प्लानिंग कमीशन पे अपना जो इनिशियल डेज में अपना फेथ रखा था ना वो अब खो चुका था वो खत्म हो चुका था और जो ये पब्लिक फेथ जब खत्म होना शुरू हुआ तो पॉलिसीज मेकर रिड्यूस उन्होंने जो है स्टेट इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी को जो है इम्पोर्टेंस देनी कम कर दी। 1980s के बाद जो है काफी कोई भी काफी खास इंपॉर्टेंस नहीं दी गई इंडियन इकोनॉमी को। बाकी जो हम इन सब चीजों के बारे में आने वाले चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड कमेंट्स। सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।